Hello everyone, welcome to Pekins. I'm going to start with IELTS speaking introduction. So, first of all, I'm going to just tell you about the format of the exam as far as speaking is concerned. जो speaking का exam है, उसका मैं पहले आपको थोड़ा सा format बता देता हूँ. Then I would be discussing the band descriptors. Then I'll be telling you about the exam experience, and then we'll go back to the format of the exam again. Now, let's start with the very first thing, and that is what is the speaking part. Speaking के अंदर, on the speaking part, there are going to be three parts. Part 1, part 2, and part 3. अच्छा, अब होता ये है कि जब आप टोफल का एग्जाम दे रहे होते हैं या फिर कोई और एग्जाम दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप अपना जो स्पीकिंग का आंसर है वो आप कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड कराते हैं. मगर आइल्स के अंदर आप चाहे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं चाहे पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं, इन बोथ केसेस you would be doing the exam in front of the examiner. अच्छा, now when is the speaking exam held? पहले, before this, they used to give you the speaking date whenever they wanted to. मतलब वो आपको speaking की date खुद बता देते थे. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगर आप 20th जून को एग्जाम है आपका आइल्स का, तो 20th जून को आपका स्पीकिंग का एग्जाम नहीं होता. वो डेट जो आपको आइल्स की रजिस्ट्रेशन की होती थी, वो हमेशा वो डेट होती थी जिस दिन पे लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का एग्जाम होगा. जिस दिन लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का एग्जाम होगा, वो डेट होती थी, वो डेट होती है जैसे 20th जून है. अब उन्होंने क्या किया कि आपको खुद चूज करने देते हैं कि आपने कब अपना स्पीकिंग का एग्जाम करना है. अगर आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप अपना डे भी चूज कर सकते हैं और आप अपना टाइम स्लॉट भी चूज कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आपका एग्जाम 20th जून को है, आप स्पीकिंग का एग्जाम पहले करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू द स्पीकिंग एग्जाम बिफोर, तो आप अपनी डेट भी चूज कर लेंगे और आप अपना टाइम स्लॉट भी. फॉर इंस्टेंस 18th जून, उसके बाद आप अपना टाइम चूज कर लेते हैं 1 PM. तो जैसे जैसे वो स्लॉट्स लोग लेते रहते हैं, ये नहीं होता कि सिर्फ एक ही एग्जामिनर होता है. एक एग्जामिनेशन सेंटर में बाकी भी एग्जामिनर्स होते हैं, मगर आपको वो अवेलेबल स्लॉट जो दे रहे हैं वो आपका हो जाएगा, तो फिर उसको और कोई चूज नहीं कर सकेगा, वो आपके टाइम प्रेफरेंस पे होगा. बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ फॉर व्हिच एग्जामिनिंग बॉडी आर यू पेयरिंग. अब मैं जरा फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ कि स्पीकिंग का एग्जाम या तो आपके असल आइल्स एग्जाम से पहले होता है 7 दिन या 7 दिन बाद होता है. पहले वो आपको ऑप्शन नहीं देते थे कि आप अपनी डेट खुद चूज कर सकते. अब वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी डेट चूज कर सके. एनी प्रॉब्लम? Now, you would be able to choose your exam date and also time. There are going to be 3 parts in the exam. अब जो एग्जाम है वो 11 से 14 मिनट के अंदर उसका टाइम ड्यूरेशन होता है. आप जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं तो 11 मिनट से 14 मिनट्स के बीच में आपका टाइम ड्यूरेशन होता है एग्जाम का. स्पीकिंग पार्ट 1 में they would be asking you 8 to 10 questions and it would last for 4 to 5 minutes. 8 से 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 4 to 5 मिनट्स के लिए वो आपकी ड्यूरेशन होगी स्पीकिंग पार्ट 1 की. स्पीकिंग पार्ट 2 के अंदर दे विल गिव यू अ क्यू कार्ड, मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा. यू विल हैव 1 मिनट टू प्रिपेयर and 2 minutes to speak on it. Now, please try to understand. Speaking part 1 के अंदर, for speaking part 1, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा था. एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है. स्पीकिंग पार्ट 2 के अंदर एग्जामिनर आपको सिंपली एक पेज दिखा देता है, एक बुकलेट होती है जिसके अंदर
एक टॉपिक होता है, उसमें आप चूज नहीं कर सकते, आपको टॉपिक दिखा दे टॉपिक किस्म का। अब टॉपिक आपको दिया जाता है, उसके नीचे आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उसके नीचे 3-4 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने आंसर करना होता है, और एग्जामिनर आपसे नहीं पूछता। द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क यू दोस क्वेश्चंस वन बाय वन। पार्ट 1 में तो आपसे पूछ रहा होता है ना, मगर पार्ट 2 में आपको सिंपली वो क्वेश्चन दे देते हैं और आपने उसको उसके ऊपर बोलना होता है। अब इसको लिखना चाहें तो आप लिख लें। पार्ट 2 जो है वो होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब है सिर्फ आप बोलेंगे। पार्ट 1 में डायलॉग होता है और पार्ट 2 के अंदर मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग का मतलब है कि सिर्फ आप बोलेंगे। नाउ लेट्स मूव टू स्पीकिंग पार्ट 3। Speaking part 3 is the session when they would be requiring you to give follow-up questions. You would be required to answer follow-up questions. Follow-up questions का क्या मतलब होता है कि speaking part 2 के related आपसे कुछ questions पूछे जाएंगे। They would be anywhere from 4 to 5 questions and they will last for 45 minutes and you would be required to give your opinion related to those questions. अब आपको जितना हमने किया है उससे आपको ये समझ आ गई होगी कि स्पीकिंग का एग्जाम पहली बात है कभी कभी हो भी जाता है उसी दिन पे, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम 7 दिन पहले या 7 दिन बाद। और अब आपको वो ऑप्शन भी देते हैं कि आप अपने टाइम और अपना स्लॉट चूज कर सकें। स्पीकिंग का जो एग्जाम है वो एग्जामिनर के साथ होता है जो पाकिस्तानी भी हो सकता है और एक फॉरेनर भी हो सकता है। फॉर द स्पीकिंग पार्ट you would be having 3 parts: speaking part 1, speaking part 2 and speaking part 3. Speaking के एग्जाम के अंदर you would be required to sit individually, मतलब आप कई लोगों के साथ नहीं होंगे, individually आपको लोग एक एग्जामिनर के साथ बैठना होगा और उसके सामने आपको एग्जाम करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैंड डिस्क्रिप्टर्स। अब लेफ्ट साइड के ऊपर मैं लिख देता हूं वो सारी चीजें जिसके ऊपर वो आपको जज करते हैं। फर्स्ट थिंग इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। द अदर वन इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। द थर्ड वन इज लेक्सिकल रिसोर्सफुलनेस and the last one is going to be pronunciation. अब ये 4 चीजें होती हैं जिसके ऊपर एग्जामिनर ने आपको इवैल्यूएट करना है और हर एक चीज every single one of them is going to be evaluated out of 9. मतलब ये out of 9 है, this is out of 9, this is out of 9 and this is out of 9. Let's start with the very first thing, which is fluency and coherence. Now, if I write down the basic things related to fluency and coherence, you will be able to understand what it is. The first one is linking devices. फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस में वो आपके लिंकिंग डिवाइसेस को देखते हैं। लिंकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा इधर उसकी लिस्ट। एक लिंकिंग डिवाइसेस आर वर्ड्स लाइक moreover, furthermore, however, thus, consequently.
अब मेजॉरिटी लोगों को ये लगता है कि ये जो लिंकिंग डिवाइसेस हैं, फॉर इंस्टेंस मोर ओवर, फर्दरमोर, दस, हाउएवर, नेवरदलेस, ये सिर्फ राइटिंग में टेस्ट होते हैं, मगर आपको ये याद करना पड़ेगा कि स्पीकिंग के अंदर बैंड डिस्क्रिप्टर के ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, दे हैव मेंशन्ड that you have to use words like moreover, furthermore, however. You have to use linking devices. Okay? So it is not only judged on the writing part, it is also judged on the speaking part. The second thing is discourse markers. अच्छा, discourse markers क्या होते हैं? Well, I was thinking about the stuff, but ये मैंने जो बोले ना, या जो मैं बोल रहा हूँ, well, I don't think that would be a pragmatic solution. ये सब जो है वो आप आइल्स की अपनी स्पीकिंग में बोल सकते हैं, ये सब आप अपनी आइल्स की स्पीकिंग में बोल सकते हैं. Well, are you getting the point now? कुछ लोग डिस्कोर्स मार्कर्स लिंकिंग डिवाइसेस को भी कहते हैं, मगर डिस्कोर्स मार्कर्स आर वर्ड्स लाइक well, all these. Okay, let me think. So yes, so all these are discourse markers. They are connecting one sentence to the other. Now the third one is self-correction. एक होता है कि आप गलती करें और करते जाएं, दूसरा है कि आप गलती करें उसको करेक्ट करें. अब आप इतनी गलतियां ना करें कि हर वक्त आप उनको करेक्ट ही करते रहें. But if you are going to do a lot of self-correction, you will lose marks. So you have to understand that you have to speak for a longer period of time and you have to be flawless while you speak. The fourth important point as far as fluency and coherence are concerned is speak at length. आइल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर शॉर्ट ना दें, उसको लॉन्गर दें. अगर आप स्पीकिंग पार्ट 1 की बात करें, if you're talking about speaking part 1, I would say that you should be giving answers which are at least 15 to 20 seconds long. कम से कम 15. अब वो भी डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है तो उस पर तो आप 15 सेकंड्स नहीं बोल सकते. बट इफ you are required to answer a question, just take your time, develop the story, talk more so that you could prove to the examiner that you have the ability to speak more. तो यहाँ पे आप अगर कह देते ना I did not went, तो ये गलत होगा. I did not go. So you have to take into account the fact that a lot of self-correction would also take the score down. Longer answers का मतलब है 15 to 20 seconds long आपके होने चाहिए. Repetition. Some people tend to repeat some things. For instance, I believe. उनकी ना जबान, ना उनकी jaws, ना उनकी tongue उनको सपोर्ट कर सकती है कि वो बोल सके. वो जब बोलते हैं तो एक ही चीज को 8 बार बोल देते हैं, 6 बार बोल देते हैं. So these are going to be the 5 things on the basis of which they are going to give you marks on fluency and coherence. Got it? Let's move to the next part. The next part is going to be grammatical range and accuracy. अच्छा, अब जब ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी की बात होती है तो उसमें भी वो आपसे 3 बेसिक चीजें मांगेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, they would require you to have complex sentence structures, complex sentences. What is the meaning of complex sentences? If you have command in using sentences like words like although, even though, despite the fact that, तो वो आपको कहेंगे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की कमांड है. दे वांट यू टू यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अब मुझे स्टूडेंट्स आके ये बताते हैं
स्पीकिंग तो आप कुछ भी बोल लें, राइटिंग में ये सारी चीजें टेस्ट होती हैं, स्पीकिंग में टेस्ट नहीं होती। मैंने एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया हुआ है जो मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था। इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज नहीं कर रहे तो आपका स्कोर नीचे जाएगा, इट वुड गो डाउन। द नेक्स्ट पार्ट इज एरर्स। वो आपसे कोई चीज, इफ दे आर आस्किंग समथिंग इन द पास्ट एंड यू आर सेइंग इन द फ्यूचर, you have to understand that grammatical errors, all those errors which you're going to make, are going to take your score down. The third point is going to be variety in your sentences. Variety का क्या मतलब होता है? आप कभी कह रहे हैं कि यूजुअली, कभी आप कह रहे हैं नॉर्मली, तो आपकी थोड़ी बहुत वैरायटी है। आप कहते हैं एट प्रेजेंट या आप कहते हैं प्रेजेंटली, कभी एडवर्ब यूज कर रहे हैं, कभी प्रीपोजिशन फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, तो आपका स्कोर जो है वो बेहतर हो जाएगा। सो यू हैव टू हैव वैरायटी, देयर शुड बी वैरायटी इन योर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। फाइन। So as far as grammatical range and accuracy is concerned, they want you to use complex sentences, they want you not to make errors, and they want you to have variety in your sentence structure. Move on to the next part. The next part is related to lexical resourcefulness. Lexical resourcefulness में वो आपकी दो चीजें जज करते हैं, वो आपकी दो चीजें जज करेंगे। एक वोकैबुलरी फॉर फेमिलियर टॉपिक्स, मतलब जो ज्यादातर टॉपिक्स पॉपुलर होते हैं उसके बारे में आपकी वोकैबुलरी, एंड द अदर थिंग इज इडियम्स। This is something I was saying other day also. For instance, idiom would be there was a storm in a teacup. मतलब छोटी सी बात का बहुत बड़ा एक तूफान खड़ा कर दिया छोटे से टी कप के ऊपर। अब एक चीज को आप याद कर लें एंड ऑल्सो राइट इट डाउन। ये इडियम्स आप स्पीकिंग में तो यूज करते हैं वोकैबुलरी में, आप राइटिंग में कभी भी यूज नहीं करते, उससे आपकी राइटिंग अनप्रोफेशनल हो जाती है। तो जब आप speaking में करते हैं, so they are going to judge you on vocabulary and idioms, but when you are going to do writing, उसके अंदर आपका spelling, lexical resourcefulness में spelling, word formation और vocabulary test होते हैं, यहाँ पे idioms भी होते हैं। idioms आपने writing में use नहीं करने होते। Okay? Move on. The next one is related to pronunciation. I have made other videos for pronunciation, but I would be giving you some examples related to it. अब पहला जो गलती हम करते हैं वो करते हैं हम इंग्लिश के अंदर सिलेबल्स की। सिलेबल्स कहते हैं जो हिस्से होते हैं वर्ड्स के। एक वर्ड जो होता है ना, जो भी एक वर्ड होता है उसके हिस्से होते हैं। अब मैं आपको एक वर्ड लिख के दे रहा हूं, तो ज्यादातर लोग इसको कैसे बोलेंगे, वो सिंपली कहेंगे इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, मगर वो एक चीज रियलाइज नहीं कर रहे कि ये जो वर्ड है इसके अपने ही कई और हिस्से हैं, और वो हिस्से क्या है? इट इज इंजीनियरिंग engineering, engineering, engineering. So syllables are what? They are the number of sounds produced by a word. They are the number of sounds produced by a word. Syllables are that. जो दूसरी चीज वो आपको प्रोनाउंसिएशन में टेस्ट करते हैं वो है स्ट्रेस. तो मैं यहां पे लिख देता हूं. और दूसरा है अनस्ट्रेस. स्ट्रेस का मतलब है कि अगर असल लेंथ किसी वर्ड की इतनी है, if the actual length is this much, you have to increase the length
And unstressed means if the actual length of the word is this much, you have to decrease the length. आपको उसको जो जो extend करेंगे आप, the one which you would be extending would be which one? Which would be the stress one, and the one which you would be unstressing would be the one which you will decrease in length. अब मैं जरा आपको explain करता हूँ. Unstressed कौन से words होते हैं? Conjunctions, पहले unstressed वाले लिखते हैं. Conjunctions, helping verbs, articles, and prepositions. अब आप यहाँ पे ये देखें कि अगर आप conjunctions की बात कर रहे हैं तो आप में से कितने लोग इस वर्ड को because बोलते होंगे? Conjunctions वाले जो होते हैं जैसे because है, आप if you watch English movies, if you hear someone, लोग because नहीं बोलते, लोग बोलते हैं because नहीं बोलते, because. People don't say although, they say although. असल लेंथ उसकी because है, मगर उसको दब के बोलने को कहते हैं unstress. उसको थोड़ा कम करके बोलने को कहते हैं unstress. So what is the meaning of unstress? असल लेंथ उसकी ये है, तो हम उसको थोड़ा सा बोलेंगे. अब जब लोग इसको पढ़ रहे होते हैं तो वो कहते हैं अंग्रेज वर्ड्स खा जाते हैं. वो वर्ड्स खाते नहीं है, बस वो उन वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करते क्योंकि वो उनके रूल में आता है. हेल्पिंग वर्ब्स कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? She was doing the work or she was? She was या was? I think was is better, right? She was doing the work. Was. तो ये जितने भी helping verbs होते हैं, they are also going to be unstressed. Articles में the, and in. For preposition, it is going to be in, at, on. So all these are going to be unstressed. Fine. Next one. When it comes to stress, let's start with noun. Noun, adverb और adjectives के एक ही रूल होते हैं. तो मैं एक noun को करता हूं तो शायद आपको उसमें समझ आ जाएगा. One syllable मतलब एक ऐसा वर्ड जिसको आप एक ऐसा वर्ड जिसको आप एक ही सांस में बोल दें. It is called one syllable, जिसके लिए आपकी जबान एक बार हिले. So one syllable is going to be, would it be, अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसको बैग बोलेंगे या बैग? बैग या बैग? बैग, बैग, बल्ब, बल्ब. तो ये एक सिलेबल का वर्ड है, तो हम उसके पहले लेटर को स्ट्रेस करेंगे. When it comes to two syllable, you have what? अब इस वर्ड को लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट. It is wrong. It would be breakfast. It would be breakfast. उसके पहले वाले हिस्से को आप स्ट्रेस कर रहे हैं. आप कह रहे हैं breakfast, not breakfast. It would be breakfast. तो जब भी noun, adverbs या adjectives होते हैं, तो ये noun मैं लिख रहा हूं, तो आप उसके पहले हिस्से को स्ट्रेस करेंगे. स्ट्रेस का मतलब है उसको लंबा खींच के बोलेंगे. जब पहले हिस्से को लंबा खींच के बोलेंगे तो दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा. फाइन. इसमें क्या बोलेंगे? पेपर या फिर पेपर. गॉट इट? फॉर थ्री सिलेबल वर्ड it is going to be, I'm writing a word, you have to stress on the middle one. इसमें तीन हिस्से हैं. इसको आप कोरिया नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे कोरिया. You won't say idea, you'll say
idea. So this is how all these are going to be governed. Now I'm going to write down for adjectives bad, angry. Bad में पहला लेटर, बैड का पहला लेटर बी, बैड बैड बैड. इसमें हम समझते हैं वो इंग्लिश में एक्टिंग कर रहे होते, वो एक्टिंग नहीं कर रहे होते. अगर आप कहेंगे ना कि वो बंदा एंग्री था, तो वो कहेंगे he was angry. He was not was. क्यों was? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा अनस्ट्रेस होते हैं. He was angry. आपको अब लगने लग जाएगा कि मैं पागल हो चुका हूं, मगर आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि जब तक आप इस चीज को अपनी जबान पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली नहीं करते, तो इसका कोई फायदा नहीं है. मुझे ये इसलिए करवाना पड़ रहा है क्योंकि इट इज 25% ऑफ योर स्कोर. सो कोई अगर कहते हैं ना, मैं क्या बोलूं, एंग्री, गॉट इट नाउ? बैड. अगर इतनी लेंथ थी ना, उसको खींच दे बस. फाइन. The next one is going to be for adverb. So he was so happy. He entered the room slowly. Now, for the verb, it's going to be different. For verb, you would say she reads book. अब इसके अंदर भी आप पहले लेटर को कर रहे हैं, मगर इधर आप पहले हिस्से को नहीं करेंगे, आप दूसरे हिस्से को करते हैं. आप बोलते हैं the sales declined. दूसरे, it reduced, increase, abate. So you are stressing on verb के अंदर आप दूसरे वाले हिस्से के ऊपर स्ट्रेस करते हैं. मगर जब आपका 2 syllable ing के साथ होता है, तो आप जैसे ये वर्ड में लिख रहा हूं, तो आप ये नहीं बोलेंगे वर्किंग, आप बोलेंगे वर्किंग. Now let's move towards the exam experience. You will enter a room. इधर आपका वेटिंग रूम है. इट डिपेंड्स ऑन द बिल्डिंग ऑल्सो. ये आपका रूम है, विच इज कॉल्ड द एग्जामिनेशन रूम. दिस इज द एग्जामिनर एंड यू आर द कैंडिडेट. अच्छा, आप जब वहां पे पहुंचेंगे, एक चीज करें प्लीज. आपके पास अगर कोई नॉवल नहीं है, तो किसी से नॉवल बोरो करें. अगर आपके पास अखबार है तो वो लें. जब भी आपका एग्जाम है, इधर बाकी लोगों से, अब लोग कहते हैं वहां जाएं, सूट पहन के जाएं, प्रोफेशनल कपड़े पहन के जाएं, बड़े एग्जाम, कहीं पे भी they have nowhere mentioned that you would be given more marks for professional clothing. They have nowhere mentioned that you are going to be given extra marks for professional clothing. अब एक चीज को याद रखें, आप जब इस वेटिंग रूम में बैठे होंगे, आपके साथ और भी लोग होंगे जो आपसे थोड़ी देर बाद, जिनका एग्जाम होगा, जिनका आप पहुंचेंगे उस वक्त होगा, वो अंदर जा रहे होंगे. उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है. आपने एक बुक, नॉवल या कोई भी चीज लेनी है, और असल एग्जाम वाले दिन कम से कम 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स अपने एग्जाम से पहले बाहर चले जाना. इधर जरूरी नहीं होता आप बैठे रहें, वो आपसे थोड़ी बहुत यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे, एंड आफ्टर दैट दे विल अलाउ यू टू गो इनसाइड. आप 15 to 20 मिनट्स आप कुछ ना कुछ बोले कि ये आपके जॉज और आपकी टंग को आदत पड़ जाए कि कम से कम अंदर जाके कुछ बोल सके. आई रिपीट इट, डोंट जस्ट स्टे ओवर देयर, गिव योर टंग and your jaws some
वार्म अप एक्सरसाइज, वार्म अप का मतलब है अगर आप कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो 5-6 मिनट ट्रेडमिल करते हैं, वरना ऐसे डंबल उठाएंगे और आपका वो पुल हो जाएगा कुछ. So what are you supposed to do? You are supposed to give yourself a warm up exercise. होता ये है कि लोग वहीं बैठे रहते हैं, अंदर जाके पार्ट 1 में जो सबसे आसान होता है, उनको आदत ही नहीं होती, ज्यादा नहीं बोलते, उनको प्रैक्टिस नहीं होती, पार्ट 2 में भी ज्यादा नहीं बोलते, एग्जाम खत्म हो जाता है, एग्जाम के बाद सोचते हैं कि हाँ शायद काश हम कुछ एग्जाम में जाके कर लेते. Are you getting the point now? Give yourself that warm up exercise before your exam rather than just repenting, or there's no point of just afterwards realizing okay I could have done it better. अपने आप को जिस बंदे ने 20-25 मिनट्स की प्रैक्टिस दे दी, रीड करना है, मतलब नॉर्मली कुछ भी मैगजीन का थोड़ी सी ऊंची आवाज में रीड करना है, अगर आपने वो रीड कर लिया, आपके जॉज और टंग अंदर एग्जाम में जाने के लिए तैयार होंगे और आप अंदर जाके बोल सकेंगे. अच्छा, अब आप अंदर जा रहे हैं, YouTube की जो वीडियो आप देखेंगे, एग्जामिनर जो है ना हंस रहे हैं. अब मैं अपने सिर्फ अपने एग्जाम के एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा, पिछले 10 साल में मैं 15,000 से ज्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूँ. एकेडमी में हर रोज 5 से 10 स्टूडेंट्स आके यही बताते हैं कि हमारे साथ एग्जाम में क्या हुआ था. डोंट ओनली रियलाइज, अब ये नहीं कह रहा मैं YouTube की वीडियो गलत होती है, सही होती है, मगर उनमें जो ज्यादातर वो आपको स्माइलिंग फेस ही दिखाएंगे, ये भी शायद मैं YouTube पे ही लगा दूं वीडियो. सो इट्स नॉट दैट ऑल वीडियोस आर रॉन्ग, मगर वो आपको ज्यादातर ये दिखाते हैं कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो एग्जामिनर जो है वो आपके साथ बहुत ही खुशी से बात करेगा, वो आपके साथ स्माइल करेगा, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता. हो सकता है कि आपको एक अच्छा एग्जामिनर मिले जो आपके साथ स्माइल करे, मगर हो सकता है कि आप यहाँ से एंटर हो, आप वीडियोस देख के गए थे, एग्जामिनर स्माइल करता है, एग्जामिनर आपको जवाब ही ना दे, सलाम का भी जवाब ना दे, फिर आप क्या करेंगे? आप तो एकदम से आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अपने से मैं नहीं बना रहा, एग्जामिनर जब थक जाता है तो वो रूड हो जाता है. मैं सुबह 8 से 10 बजे तक अगर क्लास पढ़ाता हूं, तो अगर कोई मुझे 10-10-15 रात को कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे निकलूं यहाँ से, मैं उसको ये कहता हूँ कि वीकेंड पे मैं एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा. अब हम सब इंसान होते हैं, हम जब हमारा टाइम हम थक जाते हैं तो हम थोड़ा बहुत अपनी एफिशिएंसी को कम कर देते हैं. ये हम हर बंदे के साथ है, जो कह रहे नहीं कर देते वो गलत कह रहे हैं. अब एक एग्जामिनर ने, और ये अब आपकी किस्मत है कि आपको पहले में कोई मिल गया या आपको एंड में कोई मिला. अगर आप वो थक चुका है तो वो आपको इतना ज्यादा ना बोलने देगा और ना वो आपके साथ इतना वो होगा, ऐसे लगेगा जैसे कोई रोबोट बैठा हुआ है कोई. हाँ, अब 3 सिचुएशंस होती हैं. एक होते हैं जिनके सामने एग्जामिनर बिल्कुल कोई फीलिंग्स नहीं दिखाते, दूसरे होते हैं जिनके साथ हंसते हैं, हा 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 हा. तीसरे होते हैं जिनके साथ वो बदतमीजी शुरू कर देते हैं. पिछले महीने एक स्टूडेंट मुझे बता रही थी कि अब एग्जामिनर का तो कि ये ड्यूटी है कि अगर आपको क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आ रहा तो आप उसको कह सकते हैं रिपीट द क्वेश्चन. अब वो जो स्टूडेंट थी मेरी, वो ये कर रही थी कि वो हर क्वेश्चन के बाद कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, उसने कहा आई एम नॉट सपोज टू डू इट, और वो अगले पे जाने लग गया. तो उसको इतना इरिटेट भी नहीं करना. नाउ you have to be prepared. The examiner could be a very friendly person, ज्यादातर फ्रेंडली होते हैं, वो आपको इंकरेज करते हैं कि आप ज्यादा बोलें, मगर जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही आपको एक फ्रेंडली एग्जामिनर मिलेगा. आप यहाँ से एंटर होंगे, आप यहाँ पे बैठेंगे, ये एग्जामिनर, दैट पर्सन कुड बी अ पाकिस्तानी और अ फॉरेनर. ये एक एग्जामिनर है, एक दूसरा एग्जामिनर है जिसके लिए ये एग्जामिनर आपके आंसर को रिकॉर्ड करेगा. वो कहेगा दिस इज अ स्पीकिंग टेस्ट ऑफ मिस्टर ABC being held in the IELTS center. The time is 2:15 p.m. and the candidate number is 77448. जो भी आपकी वो है क्रेडेंशियल है, जो भी आपकी चीजें हैं वो आपको बोल देगा और आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा, अब जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बीच में आपने एक चीज को समझना है, या फिर जब आप उसको खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्पीकिंग का एग्जाम इतना डॉन्टिंग नहीं होता. डॉन्टिंग का मतलब क्या है?
जब आप लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एग्जाम में जाते हैं तो बहुत बड़ा हॉल है, 300 कुर्सियां लगी हुई हैं, आप थोड़ा बहुत डर भी जाते हैं क्या किस एग्जामिनेशन हॉल में आ गया हूँ। स्पीकिंग का एग्जाम बड़ा नॉर्मल सा होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपने अपने आप को वो प्रैक्टिस दे दी, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, अगर आपने वो प्रैक्टिस दे दी कि आपने 15-20 मिनट रीड कर दिया तो आप अंदर जाके बोल लेंगे। और दूसरी चीज है, अगर कोई ये मुझे कह रहा है कि हम बस 15 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप पैकेज के स्टूडेंट रह चुके हैं क्लास में, अगर मैं हर दिन भी स्पीकिंग कर रहा हूं तो मैं किसी को 1.5 घंटे से ज्यादा की स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं दे सकता। ये आपकी एक पर्सनल, अगली वीडियो में आप, इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स दैट यू आर सपोज्ड टू डू इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर स्पीकिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू स्पीक। अगर आप ये कहते हैं ना कि कोई मेरे से इंग्लिश बोलता नहीं है, चले आपसे बोलेगा कुछ कोई नहीं, समझ आपके घर में सबको इंग्लिश की आती है, ये आपकी अपनी गलती है कि आप इतना महंगे एग्जाम की फी दे रहे हैं, प्रिपरेशन फी दे रहे हैं, और उसके बाद आपको ये लग रहा है कि 2 मिनट इंग्लिश बोल के आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाके इंग्लिश बोल लेंगे। ये होना नहीं है, दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। नाउ वन मोर थिंग विच स्टूडेंट्स टेल मी, वो हमें कहते हैं हमारा तो एग्जाम 8 मिनट में खत्म हो गया। आपका एग्जाम 8 मिनट में इसलिए खत्म हो गया क्योंकि आपने खुद उसको खत्म कर दिया, छोटे छोटे आंसर्स दे के। आधे क्वेश्चंस की समझ नहीं आई, और मैं सच बता रहा हूं, मेरी बातें बुरी लगेंगी, आधे क्वेश्चंस की समझ नहीं आती, आधों में बस 2-2 3-3 वर्ड्स के आंसर दे के 8 मिनट में एग्जाम खत्म। एग्जामिनर भी स्माइल करेगा, आप भी करेंगे, और फिर वो लिख रहा होता है कुछ और स्टूडेंट्स ना उधर से उसको देख रहे होते हैं, वो कहते हैं ये क्या कोड लिख रहा है, आपको कहाँ नजर आएगा। आज तक तो मुझे नहीं लगता आज तक कोई उल्टा करके पढ़ सका है किसी चीज को, शायद कुछ लोगों का ये आर्ट होता होगा। अब वो जैसे एग्जाम दे के आते हैं, स्टूडेंट्स कम टू मी, हम कहते हैं वो पीछे से ना कोड लिख रहा था, मैंने देख लिया। मैंने कहा छोड़े, आप क्या कोड के पीछे लगे हुए थे, तो कोड्स के पीछे ना जाए, पता नहीं क्या लिख रहा है वो, आपको ना समझ आएगी ना कुछ होगा। अपने एग्जाम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें। अगर आप रीडिंग की अपनी काफी प्रैक्टिस करते हैं, रीडिंग का मतलब है, रीडिंग का ये मतलब नहीं है कि बस वैसे ही पढ़ना है, ऊंचा पढ़ना है। स्पीक्स फ्लुएंटली विद ओनली ओकेजनल रेपिटेशन, सेल्फ करेक्शन, हेजिटेशन यूजुअली कंटेंट रिलेटेड एंड ओनली रियली टू सर्च फॉर लैंग्वेज। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं ना तो आपकी टंग और आपकी जबान जो है ना वो बोलने के काबिल हो जाएगी। अगर वो बोलने के काबिल हो जाएगी तो आपका बैंड इंप्रूवमेंट एटलीस्ट 1 बैंड का हो ही जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू स्पीकिंग पार्ट 1। Speaking part 1 में आपसे, in speaking part 1 they would be asking you 8 to 10 questions and they would be asked in 4 to 5 minutes. अब आइट्स की जो भी बुक्स निकालेंगे, ज्यादातर बुक्स पता है क्या लिखा होता है, उन्होंने तीन वर्ड्स लिखे होते हैं, 3 क्वेश्चंस लिखे होते हैं। असल एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। they would be asking you about you, your family, your house, your work, your future plans। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। I've actually shared it with you. The second thing is they would be asking you about your hobby. Like, what is your hobby? Do you have any plan to engage in any new activity? तो वो आपसे 8 to 10 क्वेश्चन पूछेगा पार्ट 1 के अंदर, जिसके अंदर आपको हर क्वेश्चन के वो आपको कहेंगे व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स डू। आप कहते हैं माय मदर इज अ हाउसवाइफ। ये कैसा आंसर है? ये कोई आंसर है? आप बोले although my mother is a professional lawyer, she is these days working as a housewife। ये जरा बेहतर हो गया। Did you get it? दूसरा, अगर वो आपसे ये पूछते हैं where is your house, or do you want to live in the place where you're living right now, you'll say I'm living near the commercial area। Okay, so you would say, well, right now I'm living in the downtown। It has if I talk about
the places or the places nearby, there are a lot of commercial shops. There's a lot of activity which is always happening over there. However, I would never like to live over there. I would love to live in a place which would be providing me some sort of serenity. मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसी जगह चाहिए. वो कह रहे हैं आप इस जगह पे रहना चाहेंगे. मैंने ये बताया कि मैं जहाँ रह रहा हूँ तो बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी है, मगर मैं एक ऐसी जगह पे रहना चाहूंगा जहाँ पे सुकून हो. So you have to develop your answers and never say no as an answer. ये आप ना करें. नो का मतलब है आप आंसर करना ही नहीं चाहते, आंसर को जवाब देना ही नहीं चाहते. So never say no as an answer. No नहीं कहना आंसर में. अगर आप से वो पूछते हैं when was the last time you went to a museum, ठीक है आपको म्यूजियम का कुछ भी नहीं पता तो बनाएं. कोई मूवी तो देखी होगी, कुछ तो सुना होगा म्यूजियम के बारे में. कभी भी नो आंसर में नहीं देना और उसको एक्सटेंडेड आंसर्स करने हैं. जितना लंबा आंसर कर सकेंगे आपके आंसर आप प्रूफ कर सकेंगे. आप में और एक बंदे जिसने प्रिपरेशन नहीं की, कोई फर्क तो होना चाहिए ना. तो वो फर्क आप तभी प्रूव कर सकते हैं इफ यू स्पीक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं ज्यादा बोलेंगे ज्यादा गलतियां निकलेंगी. ये कोई मजाक नहीं है. अगर आप ज्यादा बोलेंगे और सही बोलेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा ना. वो बढ़ता है ना. जैसे आप जिंदगी में कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप जब कोई काम करते हैं तो आपको अपनी हर चीज करनी पड़ती है उस बंदे को सेटिस्फाई करने के लिए जो आप नहीं भी करना चाह रहे होते. मतलब आपको ईमेल का जवाब देना पड़ेगा, आपको कॉल्स का, वीकेंड्स पे पीपल वुड बी डूइंग ऑल सोर्ट्स, डिस्टर्बिंग यू, मेकिंग यू वर्क ओवर टाइम. तो जब स्पीकिंग जो जिस एग्जाम के ऊपर आप इतने पैसे लगा रहे हैं उधर जब आप जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बोल के क्या फायदा. थोड़ा थोड़ा बोल के क्या फायदा. उसको एक्सटेंड करें अपने आंसर्स को. ओके, लेट्स मूव टू पार्ट 2 नाउ. For speaking part 2, you would be given a topic. I'll write down a topic. Favorite restaurant. What is the restaurant? What do you like about it? What do you eat there? Is it a popular restaurant? आपको एक टॉपिक मिल गया. फेवरेट रेस्टोरेंट. व्हाट इज द रेस्टोरेंट? व्हाट डू यू लाइक अबाउट इट? व्हाट डू यू ईट? व्हाट डू यू ईट देयर? आप वहां पे क्या खाते हैं? इज इट अ पॉपुलर रेस्टोरेंट? अब आपको जब एग्जाम में ये टॉपिक मिलेगा तो एक बुकलेट होगी. बुकलेट का मतलब है एक बुक सी होगी जिसमें कई टॉपिक्स होंगे. वो एग्जामिनर आपके लिए वो टॉपिक खुद चूज करेगा, आप नहीं चूज कर सकते. यू कैन नॉट चूज द टॉपिक. जब वो आपको टॉपिक निकाल के देगा, वो एग्जामिनर आपको एक पेपर भी देगा और एक पेन भी देगा. आपको कहेगा इस पे नोट्स लिख लें. जब आप 1 मिनट आपको नोट्स देने के, when you would be done with writing down your notes, वो जो पेपर था जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था वो आपसे ले लिया जाएगा, मगर आपके नोट्स वाला पेपर आपके साथ ही रहेगा जिस पे अब आप 2 मिनट बोलेंगे. और ये इस पे वो आपसे ये सारे क्वेश्चंस एक 1 by 1 पूछेगा नहीं. आपको अपनी प्रेजेंटेशन में ऐसे बोलना पड़ेगा. You would be required to speak in a way that you could answer all these questions. Fine. I'm feeling thirsty now. Okay. Now, the first thing, इसकी 3 डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं. एक, वो लोग जो कुछ भी नहीं करते, they do nothing. उनको टॉपिक मिलता है,
वो कहते हैं ठीक है हम अब इस पे बोल लेंगे। दूसरे वाले होते हैं, वो मेरे से हमेशा ये कहते हैं काश ये क्वेश्चंस हमारे साथ रह जाते, काश ये हमसे ये पेपर ना ले लेते। तो आपकी मर्जी है, आपके पास जो पेपर मिला है उस पे यही क्वेश्चंस कॉपी कर लें। सो कॉपी द क्वेश्चंस। अगर आप वो क्वेश्चंस कॉपी कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके सामने ही रहेंगे। वो आपसे बुकलेट ले भी लेगा या ले भी लेगी तो ये क्वेश्चंस तो आपके सामने होंगे। सो दिस इज समथिंग मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज। उनको रियलाइज नहीं होता कि हम जिन ये दिस इज द थिंग विच यू डिजायर द मोस्ट, दिस इज द थिंग विच यू डिजायर द मोस्ट। ये ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए, जो सबसे ज्यादा चाहिए उसको कॉपी कर लें। वो तो आपको नहीं कह रहा कि आप उसको कॉपी नहीं कर सकते या जो भी लिख सकते हैं, तो वो उन्हीं पॉइंट्स को कॉपी कर लें। The third one is the 10-point rule. 10-point rule मैं अभी इसको लिखूंगा यहाँ पे। 10-point rule इस तरीके से लिखा जाता है कि आप इस तरीके से बोलें, कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखें कि एक स्टोरी टाइप बन जाए। स्टोरी बन जाएगी तो आप चाह के भी 1-1.5 मिनट से पहले रुक नहीं सकेंगे। Now let's have a look at this. अगर आप 10 पॉइंट्स लिखते हैं अपने, व्हाट इज द रेस्टोरेंट, मैं एक रेस्टोरेंट का नाम लिख रहा हूं, सुशी पॉप। अब आप किसी भी टॉपिक के बारे में बोलना सीख नहीं सकते अगर आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम नहीं करते। सो व्हाट इज द टॉपिक यू आर हैविंग, what favorite restaurant, what is the restaurant, what do you like about it, what do you eat, what do you eat there, and is it a popular restaurant? I made up a, this is an actual restaurant in Orlando. I made a word, sushi pop. That means I'll now be talking about this restaurant. I would be talking about the fact that when I went to, अब जरूरी नहीं है, अब एक और चीज है, जितनी इमेजिनेशन अच्छी होगी आपका आंसर बेहतर होने लग जाएगा। अब हो सकता है मैं ऑरलैंडो गया हूं 2018 में, शायद मैं ना भी गया हूं, समझ रहे हैं बात? आप नहीं गए, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, देयर इज अ रेस्टोरेंट व्हिच आई विजिटेड। आप लाहौर में कोई रेस्टोरेंट है आपका इंडिया में कोई रेस्टोरेंट है, आपको कोई ऐसी जगह जो आपको अमेरिका में पसंद है, कोई कनाडा में पसंद है, तो जो चीज आपको अच्छी लगती है उसके बारे में लिख दें। आप पैशनेटली बोलेंगे। If you can speak passionately, your answer would always be better. तो आप बताएंगे कि the sushi and the wings are really good. Although there are a lot of restaurants in the vicinity, I like this one because they provide amazing garlic rice and amazing teppanyaki. The food over there is quite appetizing. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये जो वर्ड्स लिखा है ना, appetizing, या यहाँ पे मैंने लिखा है scrumptious, या I'll be talking about the environment, the ambience. ये सब चीजें मैंने जिंदगी में या तो कभी कहीं सुनी हैं या देखी हैं या पढ़ी हैं। ये ना कोई इंटेलिजेंस से इसका कनेक्शन है, ना इससे कनेक्शन है कि बस ये वर्ड्स आते हैं और बस मुझे तो वैसे ही आते हैं। किसी को कुछ वैसे नहीं आता, वो कभी ना कभी किसी ना किसी एक्सपीरियंस से गुजरा होता है जिसकी वजह से वो उस बारे में बोल सकते हैं। So I've given you guys 100 speaking part 2 topics along with answers. I want you to read them. When you will read them, you would automatically get better at it. अब बहुत ज्यादा लोग इस चीज पे होते हैं, टिप्स बताएं, आइल्स के टिप्स बताएं, एग्जाम में जा रहे हैं। अब मैं आपको कोई 4-5 बार बता चुका हूं कि रीडिंग करनी है, टिप्स बताएं।
एक घंटा खत्म होने वाला है, अभी तक असल क्लास में तो 2 घंटे लग जाते हैं क्योंकि साथ साथ स्टूडेंट्स सवाल भी पूछ रहे होते हैं। 2 घंटे की बात मैं 2 मिनट में कैसे बताऊंगा? मगर एक चीज जरूर बताऊंगा, that when you will read more, listen more, speak more, you would actually end up improving your speaking in the long run. सिर्फ रीड करने से आपकी 0.5 से 1 बैंड उस पॉइंट के लिए तो बढ़ जाएगा, मगर आप जब एवरीडे कॉन्वर्सेशन करेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी. Fine. So you'll be talking about that. This is, I went there with my family members. It is a very popular one. It has a rating of 4.6. Previously, it was having a rating of 4.2 because some people were complaining about the area. However, they were able to have a new space over there. Now the space, the actual area is quite spacious, and now the ratings have actually gone up. मैंने स्पेशियस का भी वर्ड बोला है, हाउएवर बोला है, लिंकिंग डिवाइसेस बोले हैं. सो ऑल दीज आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू गेट अ बेटर स्कोर ऑन योर स्पीकिंग पार्ट 2. फाइन. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट स्पीकिंग पार्ट 3. In speaking part 3, you would be having follow-up sessions. Okay, now let's have a look at these 3 questions which have been provided to you. Do people in your country love to eat from restaurants? Why? क्वेश्चन है कि आपके मुल्क के लोग बाहर से खाना पसंद करते हैं. Now, when they say why, don't restrict yourself to only one point. You would say yes, people in my country love to eat from outside because when they go to different restaurants, they're able to experience different tastes. They are able to experience different traditions. For instance, some people go to Chinese restaurants because it's very hard for people to go to China. By going to a restaurant, they can actually experience the taste of Chinese food. Are you getting the point? Then the next question is, what are the disadvantages of eating from a restaurant? Well, there are innumerable disadvantages of going and eating from a restaurant. First of all, a person is never sure about the quality of food. Like the food might not be very much hygienic. It might not have been prepared in a way that it would be capable of being eaten. Moreover, food which we would be having from outside is normally very calorific. Like if someone is going to have a normal meal like a burger, it would be having more than like 1000 or 1200 calories, whereas the same kind of burger which would be made in the house would be of 400 to 500. I believe in order to provide a very unique kind of a taste, they use certain ingredients which are quite calorific. The first one was, what was the first disadvantage? मैंने पहला disadvantage बताया कि जब लोग वो खाना खाते हैं तो वो हाइजीनिक नहीं होता. दूसरा डिसएडवांटेज मैंने ये बताया कैलोरीफिक. कैलोरीफिक एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है उसको खाने से ज्यादा वेट बढ़ जाएगा. Then I connected them with a word like moreover. So please try to understand that fluency and coherence, grammatical range and accuracy, lexical resourcefulness, and pronunciation, all 4 are going to be graded equally. हर एक के आपको आउट ऑफ 9 मिलेगा, और जब आप सारों को ऐड करेंगे तो आपका ओवरऑल एक बैंड भी मिलेगा. The last one is, do you believe people will order food online in the future, and why? Well, I think these days
traffic is a huge mess. Like there's a lot of traffic congestion. There's so many bottlenecks. So if someone has to go from one place to another, it takes more than like 40 or 50 minutes just to cover 4 or 5 kilometers. But it is it is quite easy. Like it's not very arduous, so it's not very hard to get food delivered, because most people who would be delivering the food would be doing it on bikes, and they know about the routes, they know about all those shortcuts. So if someone wants to save time, and if someone doesn't want to just be stuck in some sort of traffic, that person would just order food. Furthermore, there are a lot of applications these days. Like in order to promote those, like those websites are having applications. In order to have loyal brand, like customer loyalty, those websites are constantly providing a lot of discounts. So if you if you directly order to a restaurant from a restaurant, they might provide you a meal at the same price. But or you could even say, however, if you do it with the website, or if you do it with some sort of online application, you might get a discount of like 15 to 20% depending on the kind of website you're using. अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बताया कि पहली चीज तो ये है कि आप उधर स्टक हो जाएंगे, और ये जो फूड पैंडा है या फिर ऊबर ईट्स है, जो भी है, ये इनके पास बाइक्स होती हैं, कहीं ना कहीं से निकल के आपको खाना जल्दी पहुंचा देते हैं, मगर आपका ज्यादा टाइम लग जाएगा. दूसरी चीज है, I told you guys what? I told you that these, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको वो नॉर्मल प्राइस पे देंगे, मगर आप जब ऑनलाइन करेंगे तो ये वेबसाइट्स को उन रेस्टोरेंट्स के साथ एग्रीमेंट होता है कि वो आपको 15 या 20% डिस्काउंट दे देते हैं, एडिशनल डिस्काउंट दे देते हैं. Now, to summarize everything, that was the end of the exam now, the end of the exam discussion. Now to summarize everything, you need to understand that fluency and coherence, grammatical range and accuracy, lexical resourcefulness and pronunciation. ये 4 चीजें हैं जिसके ऊपर अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा. आप जो मर्जी कर लें, आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा. Now, a question which people normally ask, and that is, how to improve? पहला चीज है, ये आपकी डिसीजन है कि आप बोलते हैं या नहीं बोलते. कोई आपसे बोलता है नहीं बोलता, कोई आपसे बोलना चाहता है नहीं बोलता. अगर if you start speaking for 1 hour, 1.5 hours, and you can easily find a speaking partner. अब आपके पास ग्रुप में है, मैं आपसे लिख दूंगा, जिसने भी आपके पास फेसबुक के सबके पास वो हैं, क्लासरूम के अंदर आप सबके पास एक दूसरे के नंबर आप एक्सचेंज कर लें. इतनी बातें करते हैं, कभी किसी फायदे की बात के लिए भी बात करें. मजाक के तौर पे कह रहा हूँ. स्टूडेंट्स क्या है कि वो परेशानी की बड़ी बातें करते हैं. When it comes to doing preparation, they actually don't talk to each other that much. So there is no point of being inspired. जिसको इंग्लिश आती है और एक दूसरे की बेइज्जती ना करें. जिसको इंग्लिश आती है
वो कहते हैं नहीं, मुझे मैंने नहीं बोलना इन लोगों से। देखिए, आप उन लोगों से बोलेंगे तो आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव होगी, क्योंकि आप उनको करेक्ट कर रहे होंगे, और जिनको नहीं आती उनकी भी इंप्रूव होगी। गॉट इट नाउ? द सेकंड थिंग इज लिसन। अगर आपके पास आप इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं बोलते आप, और आप नेटफ्लिक्स के ड्रामाज या मूवीज देखते हैं, या आप क्रिकेट देखते थे, या फिर आप कार्टून्स देखते थे जिसके in which they were speaking English, you would automatically have so much knowledge, will have so much content in your mind that you would be able to speak English without any problem. तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने तो कभी इंग्लिश नहीं बोली, मगर जो बोलते हैं तो बोल देते हैं। मैं पूछता हूँ क्या किया था, वो कहते हैं हम सीजन्स बहुत देखते हैं। The third one is read, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, उसको आप रीड करें। When you will read, you will see that it would improve a lot. The fourth one is questions and answers. मैंने आप लोगों को questions answers दे दिए। आपने हर रोज एक पेज के questions और answers को खुद लिख के मुझे भेजना है, and I would be checking it for grammatical mistakes. Mock exam, I would be conducting your mock exams, individual mock exams. There would be days in which you would be doing discussion with each other. Weekends पे या जब भी आप एक दूसरे के साथ बात करेंगे, 8, 9, 15, 20, 25, 30 जो भी आपका ग्रुप बनता है, you would be talking with each other, and you would actually be ending up having better ideas. The seventh one is write. Write down everything which is being said. जब कोई बंदा बोल रहा होता है, बाकी ना ऐसे ये क्या तरीका है, आप उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, वो उसको रिस्पेक्ट दे, वो आपको शायद 4 वर्ड सिखा दे। जब कोई बोल रहा है उसके पॉइंट्स को लिखें, उस नॉलेज को, acquire that knowledge. Why are you depriving yourself of that knowledge? The 8th one is work on your coherence and grammar. अभी भी कुछ लोग कहते हैं हमारी ग्रामर बहुत सही है, जब भी वो बोलते हैं सिंस के साथ सो लगा देते हैं, ऑल्दो के साथ बट लगा देते हैं, वो स्कोर आपका नीचे जाएगा। ऐसा नहीं होगा वो आपको कहेंगे ठीक है आपने गलती कर दी, स्कोर आपका नीचे जाएगा। 9th one is read subtitles. अगर आप सीजन्स देख रहे हैं उसको म्यूट करें और साथ उसके सबटाइटल्स को ऑन कर दें। उसके सबटाइटल्स को जब आप ऑन करेंगे तो उसके डायलॉग्स को बोलते रहें। अगर आप वो डायलॉग्स बोलते रहेंगे, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, कि आप किसी के साथ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बोलते ही रहेंगे उसको। और 10th एक सेल्फ करेक्शन होती है और एक होती है करेक्शन। अब करेक्शन में अगर कोई आपको ठीक कर रहा है और आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, ज्यादातर लोग मेरे करेक्शन को तो बर्दाश्त कर लेते हैं। एक तो जब आपके पहले 2 दिन हो तो दूसरों पे हंसे ना, क्योंकि आप हंसेंगे तो वो डिस्करेज हो जाएंगे। मगर अगर आपको वो बंदा कह रहा है कि मुझे करेक्ट कर दें, तो करेक्शन जब होती है ना तो एम्बैरस ना हो। आप यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं। हाँ, अगर मजाक उड़ाना है तो वो स्टूडेंट मेरी भी किसी गलती का उड़ा लेंगे, जो मैं अलाउ नहीं करता उनको कभी भी। और अगर मैं नहीं उड़ाना हो तो मैं तो हर बंदे का मजाक ही उड़ाता रहा हूँ, पूरा टाइम क्लास में हंसता ही रहा हूँ। तो हर बंदा गलती करता है। तो इस चीज को अगर आप खुद भी बहुत अच्छे हैं किसी चीज में, याद रखें। आप स्पीकिंग में बहुत अच्छे होंगे, राइटिंग में आप फंस जाएंगे। ये एक सिलसिला ही अल्लाह ने ऐसे बनाया हुआ है। जो लोग लिसनिंग स्पीकिंग बहुत अच्छे होते हैं, राइटिंग में उनका कभी भी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा होता। तो हर बंदा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। सो ट्राई टू रिस्पेक्ट एवरीवन। ओके, सो प्लीज हैव अ लुक एट दीस 10 थिंग्स। योर डिसीजन, स्टार्ट स्पीकिंग। आप खुद बोलेंगे, लोग आपसे बोलना स्टार्ट कर दें, उनको पता लग जाएगा कि इस बंदे ने तो, घर जाएंगे आप कहेंगे, घर में अगर किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, समझ सबको आती है। Listen, read, work on questions and answers. I'll be conducting individual speaking exam weekly individual exams. There'll be a discussion class. You should be writing all the ideas which are given to you. Work on coherence and grammar. Read subtitles. Dialogues बोलेंगे, आपको खुद फील होगा कि आपकी बहुत बेहतर हो गई है। वो लिखा होगा ना, hey John, I thought you'll be coming. I thought you would be coming tomorrow. So you are reading whatever has been written down. Do you think they have a practical solution to the problem these days? तो आप जो लिखा हुआ आ रहा है ना,
उसको म्यूट करके ना जो सबटाइटल्स में लिखा हुआ है उसको पढ़ते रहें, आपको तो किसी की जरूरत ही नहीं है, आपकी जबान और टंग चलने लग जाएंगे. And the last one is correction. Okay, thank you. That would be the end of the lecture.